रूस से युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन के पास नौसेना नाम मात्र की ही थी। फिर भी वह रूस के काला सागर बेड़े के खतरे को खत्म करने में सफल रहा। कई दुश्मन जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया और मॉस्को मिसाइल क्रूजर सहित कई को डुबो भी दिया। क्रेमलिन के कई युद्धपोतों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और वे दिखने में सुरक्षित बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों में छिप गए। लेकिन अपने ताज़ा हमले में यूक्रेन ने साबित कर दिया कि रूसी जहाज़ों के लिए कहीं भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसने व्लादिमीर पुतिन के सबसे बेहतरीन फ्रिगेट्स में से एक एडमिरल एस्सेन को तबाह कर दिया। रूसी नौसेना अब सिर्फ मुश्किल में नहीं है, उसके सैन्य संसाधनों को एक एक कर व्यवस्थित ढंग से नष्ट किया जा रहा है और उसके कमांडर इसे रोकने में असमर्थ है। ये हमला 23 मई की रात को रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के नोवोरोसियस्क नौसैनिक अड्डे पर हुआ था। नोवोरोसियस्क रूस के सबसे बड़े काला सागर बंदरगाहों में से एक और काला सागर बेड़े का मुख्य अड्डा है और ये यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों के लिए लगातार लोकप्रिय निशाना बनता जा रहा है। हाल के हफ्तों और महीनों में इस क्षेत्र में कई सफल हमले दर्ज किए गए हैं। क्रेमलिन को बेबस होकर देखना पड़ा, क्योंकि जहाज़ों, तेल टर्मिनलों और सैन्य मुख्यालयों तक सब कुछ उड़ा और जला दिया गया। ये अब तक के सबसे विनाशकारी हमलों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी पूरी जानकारी और हमलों के असर और उसके बाद की वीडियो फुटेज मेजर रॉबर्ट माजियार ब्राउडी ने ऑनलाइन साझा किया, जो यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों के सबसे चर्चित कमांडरों में से एक है। ब्राउडी ने खुलासा किया कि इस गहरे हमले के मिशन में कई यूनिटें शामिल थी, जिनमें 9वीं किरोव बटालियन, 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड और 414वीं मानव रहित आक्रमण विमानन ब्रिगेड के दल भी शामिल थे। इन अनुभवी ऑपरेटरों ने मिलकर 2 रूसी नौसैनिक जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें एडमिरल ग्रिगोरिएविच क्लास फ्रिगेट या प्रोजेक्ट 11356 आर का जहाज़ एडमिरल एस्सेन और एक अनाम प्रोजेक्ट 1239 होवरक्राफ्ट मिसाइल शिप शामिल थे। नुकसान बताने से पहले इन जहाज़ों को करीब से देखते हैं। एडमिरल एस्सेन एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इस श्रेणी के 6 जहाज़ों में से एक है। इनमें से केवल 3 जहाज़, जिनमें एस्सेन भी शामिल है, इस समय रूसी नौसेना के साथ सेवा में माने जाते हैं, जबकि 2 अन्य पहले ही भारत को बेचे जा चुके हैं और आखिरी जहाज के पूरा होने पर किसी अज्ञात देश को बेचे जाने की संभावना है। एडमिरल एस्सेन कलिनिनग्राद के यांतारा शिपयार्ड में बना टोवा क्लास या प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट के डिज़ाइन पर आधारित था, जिसे रूस ने भारतीय नौसेना के लिए बनाया था। काला सागर बेड़े के आधुनिकीकरण में इसे अहम कड़ी माना गया और रूस ने इस परियोजना को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक फ्रिगेट की अनुमानित कीमत 450 से 500 मिलियन डॉलर के बीच है। जैसा कि इतनी ऊंची कीमत से उम्मीद की जा सकती है, ये काफ़ी उच्च स्तर के पोत हैं, जिनकी तकनीकी विशेषताएं कागज पर तो बहुत ही प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक फ्रिगेट का मानक विस्थापन 3620 टन है और पूर्ण विस्थापन 4000 टन है। इनकी लंबाई 409 फीट से थोड़ी ज़्यादा यानी 124.8 मीटर है और चौड़ाई 49 फीट 10 इंच यानी 15.2 मीटर है। ये अधिकतम 30 नॉट्स यानी 35 मील प्रति घंटा या 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, जो इस आकार के जहाज के लिए काफ़ी तेज़ है। और ये 4850 नॉटिकल मील यानी 5580 मील या 8890 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और 30 दिनों तक लगातार चल सकते हैं। एडमिरल एस्सेन एक समय में 200 तक चालक दल के सदस्य ले जा सकता है और इसमें प्रभावशाली हथियारों और उन्नत सैन्य तकनीकों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है। इसमें उदाहरण के लिए फ्रेगाट M2M एयर सर्च रडार है, जो आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने के लिए है। साथ ही कई सतह खोज रडार और फायर कंट्रोल रडार भी है और साथ में MGK 335 EM 3 सोनार सिस्टम भी है। इसमें एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और KT 216 डिकॉय लॉन्चर भी लगे हुए हैं। हथियारों की बात करें तो एडमिरल एस्सेन में 100 मिलीमीटर का A190-1 नेवल गन है, जिसकी अधिकतम फायर रेट 60 राउंड प्रति मिनट है और यह अत्यधिक विस्फोटक एंटी एयर या फ्रेगमेंटेशन गोला बारूद दाग सकता है।
इसमें कालिब्र, ओनिक्स या सिरकोन क्रूज मिसाइलों के लिए 8 VLS सेल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए 24 VLS सेल है। जहाज पर 2 AK-630 रोटरी कैनन भी है। साथ ही 8 तक इगला या वेरबा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड्स, एक RBU 6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और एक जोड़ी टाइप 53 ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद है। संक्षेप में ये एक बेहद अच्छी तरह से सुसज्जित पोत है जिसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए आवश्यक कड़े मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। फिर भी ये महंगे रक्षा उपकरण यूक्रेन के ड्रोन रोकने में नाकाम रहे। हमले में निशाना बना दूसरा पोत बोरा क्लास प्रोजेक्ट 1239 होवरबोर्न गाइडेड मिसाइल कार्वेट था। अधिकांश पोत सैनिकों की लैंडिंग या परिवहन के लिए होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 1239 समुद्री युद्ध के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया और यह कैटामरन डिजाइन वाले सबसे बड़े युद्धपोतों में है। इनमें से केवल 2 जहाज ही बनाए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में और भी बनाए जाने की योजना है। इनका विस्थापन सिर्फ 1000 टन से थोड़ा ज्यादा है और इनकी लंबाई 215 फीट 66 मीटर है, जबकि चौड़ाई 56 फीट 17 मीटर है। प्रत्येक जहाज को 4 200 किलोवाट डीजल जनरेटर और कई तरह के हाई पावर इंजनों से चलाया जाता है, जिससे ये अधिकतम 55 नॉट्स 63 मील प्रति घंटा या 102 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकते हैं और इनकी अधिकतम रेंज 2500 नॉटिकल मील है। कम से कम 35 सदस्यीय चालक दल के साथ प्रोजेक्ट 1239 एडमिरल एसेन जितना सुसज्जित नहीं है, लेकिन इसमें सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई हथियार हैं। इसमें एक मॉन्यूमेंट ई टारगेट डिटेक्शन और डेजिग्नेशन रडार सिस्टम, एक मॉस्किट ई मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम, कई डिकॉय रॉकेट लॉन्चर, 8 एंटी शिप मिसाइलों का पूरा सेट और एक ओसा MA सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इन जहाज़ों को कहीं ज़्यादा बड़े दुश्मन जहाज़ों को नष्ट करने और तटीय या आंतरिक स्थानों पर अपनी खुद की फॉर्मेशन को कवर देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनकी रक्षा प्रणाली 23 मई की रात यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों UAV के खिलाफ अपर्याप्त साबित हुई। यूक्रेन के विशेषज्ञ ऑपरेटरों ने कई ड्रोन को कौशल से नियंत्रित कर दोनों स्थिर जहाज़ों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिससे वे आसान निशाना बन गए। एडमिरल एसेन नोरोसिस्क नौसैनिक अड्डे पर घाट से लगा हुआ था। वीडियो में दिखता है कि एक ड्रोन जहाज से टकराता है और रिपोर्टों के मुताबिक 3 अन्य UAV भी उसी फ्रिगेट से टकराए, जिन्हें फ्रिगेट ने अपने रक्षा तंत्र से गिराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। प्रोजेक्ट 1239 कॉर्वेट उसी बेस पर एयर कुशन पर था जब उस पर हमला हुआ। लगता है कि कई ड्रोन सफलतापूर्वक जहाज से टकराए। दोनों जहाज़ों के नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुल प्रभाव का केवल अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि भले ही दोनों जहाज अभी भी पानी पर तैर रहे हों, फिर भी यह संभावना काफ़ी मजबूत है कि वे काफ़ी समय तक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। हर एक को उसके ढांचे, डेक या विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा हो सकता है और रूस को इन्हें फिर से चलाने से पहले इन्हें ठीक करने में समय, पैसा और संसाधन खर्च करने होंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि हाल ही में यूक्रेन ने भारी भरकम ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनकी पेलोड क्षमता औसत से कहीं ज़्यादा है। अगर 23 मई को यही हुआ था तो जहाज़ों की हालत उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब हो सकती है और उन्हें फिर से समुद्र में चलने लायक बनाने के लिए और भी व्यापक व महंगी मरम्मत और रख रखाव की ज़रूरत होगी। कुछ सिस्टम शायद मरम्मत लायक भी न हो और उन्हें पूरी तरह बदलना पड़ सकता है, जिसमें अधिक समय और मेहनत लगेगी। यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी, जिसमें जहाज़ों को केवल मामूली नुकसान हुआ हो, यह हमला फिर भी मायने रखता है, क्योंकि यह साबित करता है कि रूसी जहाज़ों के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। क्रेमलिन के कमांडर उन्हें अलग अलग बंदरगाहों और ठिकानों के बीच ले जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन बार बार उन्हें कुशलता से ढूंढकर निशाना बनाते रहेंगे। और जितना ज़्यादा ऐसा होता है, रूस के लिए अपनी काला सागर बेड़े का किसी भी मायने में सही तरीके से इस्तेमाल करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। उदाहरण के लिए,
युद्ध के शुरुआती दिनों में क्रेमलिन की सेनाएं काला सागर में तैनात फ्रिगेट्स और मिसाइल क्रूजर्स पर बहुत हद तक निर्भर थी, जो यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर मिसाइलें दागते थे। इन दिनों वे इन युद्धपोतों का इस्तेमाल करने में काफी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन के यूएवी जल्दी ही उनकी लोकेशन का पता लगा लेंगे और उन्हें खत्म करने के लिए झुंड भेज देंगे। अगर जहाज बंदरगाह से दूर है तो उनके डूबने की संभावना है, जिससे सैकड़ों क्रू मेंबर और सारी महंगी मिसाइल व सैन्य तकनीक समुद्र में समा सकती है। रूस के कई बेहतरीन जहाज जैसे एडमिरल एसन बंदरगाहों में खड़े रहते हैं, युद्ध में योगदान नहीं देते और विरोधियों का आसान निशाना बनते हैं। यूक्रेन का मकसद है इन लक्ष्यों को तब तक ढूंढकर हमला करना जब तक आखिरी खत्म न हो जाए। मैजियार भी साफ कहते हैं, एक दिन तुम्हारा डूबना तय है, तुम जंग लगे जहाज छुप नहीं सकते। एक छोटी सी जानकारी, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है। यूक्रेन ने पहले भी एडमिरल एसेन पर हमला किया है, ये दूसरी बार भी नहीं है। असल में इस जहाज पर यह चौथा हमला रिपोर्ट हुआ है। पहला हमला 2022 में युद्ध के शुरुआती चरणों में हुआ था। लगभग उसी समय यूक्रेन ने मॉस्को को डुबोने में कामयाबी हासिल की थी। अधिकारियों ने बताया कि एडमिरल एसेन को नेपच्यून क्रूज मिसाइल हमले में भारी नुकसान हुआ और उसे युद्ध संचालन से हटा दिया गया। कहा जाता है कि फ्रिगेट को मरम्मत के लिए संघर्ष क्षेत्र से हटा लिया गया। जैसे जैसे महीने और साल बीतते गए, यूक्रेन के ड्रोन दल उस युद्धपोत के किसी भी संकेत के लिए इलाके की लगातार तलाश करते रहे, ताकि मौका मिलते ही उसे फिर से निष्क्रिय कर सके। मार्च 2026 में उन्हें मौका मिला। ठीक 2 मार्च की रात को एडमिरल एसेन को एक बार फिर नोवोरोसिस बंदरगाह पर एक और बेहतरीन तरीके से किए गए हमले में गंभीर नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने जहाज के सुपर स्ट्रक्चर पर हमला किया, जिससे 18 घंटे तक आग लगी और कई ज़रूरी सिस्टम्स को नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए जहाज के ग्रेनेड लॉन्चर, जो हिट फ्लेयर्स और सिग्नल डिफ्यूज़र दागते हैं, हमले में फट गए। TK-25 EW कॉम्प्लेक्स, जो रडार विकिरण का पता लगाता और बाधा उत्पन्न करता है, क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे फ्रिगेट की रक्षा क्षमता पर बुरा असर पड़ा। SSN की कई रडार प्रणालियां हमले में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं, जिनमें यूक्रेन के लक्ष्यों का पता लगाने और कैलिब्र मिसाइलों को निर्देशित करने वाली भी थीं। इस हमले ने फ्रिगेट की यूक्रेन पर मिसाइल दागने की क्षमता खत्म कर दी, जिससे रूस की अहम नौसैनिक संपत्ति की आक्रामक ताकत बेअसर हो गई। $500 मिलियन का युद्धपोत अचानक बेकार हो गया और यूक्रेन का मानव रहित प्रणाली बल सिर्फ बैठकर अपने दुश्मन को जरूरी मरम्मत करने के लिए समय और आज़ादी देना नहीं चाहती थी। मार्च के हमले के 1 महीने बाद 6 अप्रैल को फिर हमला हुआ। नोवोरोसिस्क फिर यूक्रेनी ड्रोन के हमले का शिकार हुआ। ओपन सोर्स विशेषज्ञों ने बताया कि एडमिरल एसेन को रात में नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि फ्रिगेट को उसके अग्रभाग में 190-100 मिलीमीटर नेवल गन के ठीक बगल में ताज़ा हमले झेलने पड़े। यह क्षेत्र जहाज की एंकर हैंडलिंग सिस्टम व सहायक उपकरण के लिए है, जिसके नीचे पनडुब्बी खोज सोनार प्रणाली है। कहा जाता है कि सोनार प्रणाली बहुत नाजुक होती है और थोड़ा नुकसान भी इसे रोक सकता है। अगर वह हमले में प्रभावित हुई तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस को उसे चालू करने में काफ़ी समय और पैसा लगेगा। कुछ लोगों का यह भी तर्क था कि हमले ने संभवतः जहाज की गतिशीलता को कम कर दिया है, जिससे वह बंदरगाह छोड़ने में असमर्थ हो गया है। इससे यूक्रेन के लिए दोबारा हमला करना और भी आसान हो जाता, और यही मई में हुआ भी। साथ ही इससे एसएसएन की काला सागर में निकलकर यूक्रेन पर किसी भी तरह का हमला करने की क्षमता और भी कम हो गई। मार्च, अप्रैल और अब मई, 3 महीने में रूस के सबसे कीमती युद्धपोतों में से एक पर 3 हमले। ये यूक्रेन के लिए एक जबरदस्त सफलता की कहानी है, लेकिन रूसी नौसेना के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। एक हमला माफ किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही मार्च में वह पहला हमला हुआ, कोई भी सक्षम सैन्य बल इसे दोबारा होने से रोकने के लिए व्यापक एहतियाती कदम उठा लेता। रूस को नोवोरोसिस्क में और एंटी ड्रोन उपाय, वायु रक्षा प्रणालियां या बेहतर रडार कवरेज लगानी चाहिए थी, ताकि
ड्रोन का जल्दी पता लगाकर सक्रिय प्रतिक्रिया दी जा सके। वह मोबाइल ग्राउंड टीमों को तैनात कर सकता था जो आसमान पर नजर रखे और पास आते यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करे। हालांकि उसने रक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं किया है। इसके बजाय उसने यूक्रेन को बिना किसी विरोध के अंदर घुसने और बेधड़क हमला करने की अनुमति दे दी, जिससे एक के बाद एक विनाशकारी वार हुए और क्रेमलिन के पास इस्तेमाल के लिए कम संसाधन बचे और मरम्मत के खर्चे लगातार बढ़ते गए। रूस के लिए बात और भी खराब ये रही कि 23 मई की रात नुकसान झेलने वाली संपत्तियां सिर्फ एडमिरल एसन और प्रोजेक्ट 1239 कॉर्वेट ही नहीं थी। मजियार ने बताया कि उनके ड्रोन ऑपरेटरों ने कई अतिरिक्त लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें ओसा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी थी डोनेट्स्क में, जिसकी कीमत करीब $10 मिलियन है। साथ ही लुहांस्क क्षेत्र की रोवेन की बस्ती में रूस की छठी वायु और वायु रक्षा सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पिछला सैन्य अड्डा और लॉजिस्टिक्स हब भी निशाना बना। खेरसोन क्षेत्र में एक ड्रोन कमांड पोस्ट पर भी हमला किया गया। साथ ही जापोरिजिया क्षेत्र में कुछ ईंधन टैंकर और बख्तरबंद वाहनों को भी निशाना बनाया गया। नोवोरोसियस्क में वापस 2 तेल टर्मिनल, स्चात्स्काया और गोर्चिकोवा टर्मिनल, सटीक रूप से कहे तो उन पर भी हमला किया गया। दूसरा टर्मिनल पूरे काकेशस क्षेत्र का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडारण स्थल है, जिसमें 1.2 मिलियन टन ईंधन संग्रहित हो सकता है। कई स्थानों पर फैली संपत्तियां एक ही रात में सफलतापूर्वक निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दी गई। यह इस बात का अद्भुत प्रमाण है कि यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध की कला में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल कर ली है। जहां रूस यूक्रेन के कस्बों और शहरों पर अपने विशाल झुंड लगातार भेजता रहता है, बस जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में, अपनी रणनीति के पीछे किसी स्पष्ट मंशा या बड़े उद्देश्य के बिना, वहीं यूक्रेन एक बहुत ही संतुलित और व्यवस्थित तरीका अपना रहा है। ये अपने लक्ष्यों को सावधानीपूर्वक चुन रहा है और रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों को खोजने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जैसे उसका तेल उद्योग का बुनियादी ढांचा और महंगा सैन्य हार्डवेयर, जिससे वह यूक्रेनी शहरों व नागरिकों पर दूर से हमला कर सकता है। इसके एजेंट इन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, उनकी लोकेशन का सटीक पता लगा रहे हैं और उन्हें खत्म करने के लिए सही समय चुन रहे हैं, और ये काम कर रहा है। हर गुजरते हफ्ते के साथ यूक्रेन के सफल हमलों की और भी ज्यादा रिपोर्ट्स सामने आ रही है, न सिर्फ फ्रंटलाइन पर या उनसे 10 से 15 मील पीछे, बल्कि कब्जे वाले इलाकों और रूसी क्षेत्र के अंदर तक। ड्रोन दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर क्रेमलिन की अहम चीजें ढूंढकर खत्म कर रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूस की इस युद्ध को लड़ने की क्षमता को कम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध उनके लिए कहीं ज्यादा महंगा और लंबे समय तक चलाए रखना मुश्किल हो गया है। वे युद्ध को रूसी जनता के घर तक ला रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों या नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि रूस के आसमान को धमाकों से रोशन कर युद्धपोतों और तेल रिफाइनरियों पर बार बार हमला कर रहे हैं। ये मिथक तोड़ने में मदद करता है कि क्रेमलिन की युद्ध मशीन सर्वशक्तिमान है, और पुतिन के इस दावे को भी कमजोर करता है कि रूस जीत के करीब है। यूक्रेन के बार बार और लगातार प्रभावी होते हमलों के परिणाम स्वरूप यहाँ तक कि कट्टर रूसी राष्ट्रवादी और तथाकथित जेड ब्लॉगर भी पुतिन के फैसलों की आलोचना करने लगे हैं और देश की सैन्य नेतृत्व में जो वे लगभग शर्मनाक स्तर की अक्षमता मानते हैं, उसे उजागर कर रहे हैं। इस बीच आम जनता की राय भी लगातार ये बनती जा रही है कि युद्ध को जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जाना चाहिए, और सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि रूस की वायु रक्षा स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि यूक्रेन अब कभी कभार ही नहीं बार बार लक्ष्य बना रहा है। वह एक साथ कई क्षेत्रों के कई ठिकानों पर हमला करने में सफल हो रहा है। तार्किक रूप से यह संभव नहीं होना चाहिए। रूस ने इस युद्ध में अरबों झोंक दिए हैं। इसके पास हमलों को रोकने की रक्षा प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन वह असमर्थ है, क्योंकि यूक्रेन एंटी एयर बैटरियां, रडार और मिसाइल सिस्टम नष्ट करने पर पूरा ध्यान दे रहा है। इससे ड्रोन और मिसाइलों के बिना किसी रोक टोक के गुजरने के लिए रास्ते खुल जाते हैं।
और एडमिरल एसन जैसे लक्ष्य असुरक्षित रह जाते हैं। इस वीडियो में जानें कैसे यूक्रेन ने युद्ध की दिशा बदली और रूस को पतन के कगार तक पहुंचा दिया। इस वीडियो में देखें कैसे यूक्रेनी हैकरों ने रूसी सैनिकों को अपनी लोकेशन बताने के लिए चकमा देने की रणनीति बनाई, जिससे ड्रोन और तोपखाने की टीमों के लिए उन्हें खत्म करना पहले से कहीं आसान हो गया। और अधिक ताज़ा रूस यूक्रेन युद्ध समाचार, जानकारियों और विश्लेषण के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।